रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है। ये क्या होती है? यह एक वेव है। और वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जी का फॉर्म है। ये क्या होता है? एनर्जी फॉर्म, एक ऊर्जा का एक प्रकार होता है जो कि इलेक्ट्रिक वेव तथा मैग्नेटिक वेव के रूप में गमन करती है। के रूप में क्या करते हैं? मैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक वेव के रूप में, जैसे तरंग की संचरण की दिशा इधर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में या इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक तरंग के रूप में, जैसे हम इलेक्ट्रिक वेव इसको मान लें, तथा मैग्नेटिक वेव के रूप में, जैसे मैं दूसरे कलर से बता देता हूं, ये इलेक्ट्रिक हो गया तो ये क्या हो गया? ये मैग्नेटिक वेव होगी। ये क्या होगी? मैग्नेटिक वेव। इसको हम बी सदिश से लिखेंगे और इसको ई सदिश से लिखेंगे और ये आपके तरंग संचरण की दिशा है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे तरंग संचरण की दिशा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसके 90 डिग्री पर होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसके 90 डिग्री पर। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा नीचे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसके अंदर की ओर 90 डिग्री पर। यानी ये एक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव करेगा इसके 90 डिग्री पर। और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगी? इधर गमन करेगी। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? एक एनर्जी का एक प्रकार होता है जो मैग्नेटिक तथा इलेक्ट्रिकल वेव के रूप में होती है और ये एनर्जी पैकेट्स के रूप में चलती है। ये किसके रूप में चलती है? एनर्जी पैकेट्स, यानी ऊर्जा के बंडल के रूप में। ऊर्जा के बंडल जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? ऊर्जा का एक प्रकार है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है और ऊर्जा के बंडल या पैकेट्स के रूप में चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये अलग अलग वेवलेंथ के लिए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इसकी अलग अलग जो वेवलेंथ होती है उसके लिए अलग अलग अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो करती है। जैसे ये जहां पे स्टार्ट होती है वहां पे गामा रेज होती है, थोड़ी सी वेवलेंथ बढ़ती है तो एक्स रेज हो जाती है, उसके थोड़ा आगे बढ़ता है तो ये अल्ट्रावायलेट वेव्स हो जाती है, उसके आगे विजिबल रेज हो जाती है। यानी एक है तो एक ही स्पेक्ट्रम का पार्ट, लेकिन ये अलग अलग पार्ट में ये क्या करती है? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं प्रदर्शित करती है। जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अगर पढ़े, मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बता देता हूं पहले, ताकि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ब्रॉड रूप आपके दिमाग में आएगा। हम पढ़ेंगे अभी स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम पढ़ने वाले। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको बताया ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको हम वेवलेंथ के आधार पे अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ पे ये अलग अलग गुण प्रदर्शित करती है। अलग अलग वेवलेंथ पे क्या होती है? अलग अलग गुण ये प्रदर्शित करती है। जैसे मान लो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम मेनली 7 भागों में बांटते हैं। इसको मेनली हम कितने भागों में बांटते हैं? 7 पार्ट, 7 भागों में बांटते हैं। इस भाग को हम कहेंगे गामा रेज, इसको कहेंगे गामा रेज। इसको हम कहेंगे एक्स रेज, इसको अल्ट्रावायलेट रेज, इसको विजिबल रेज या दृश्य प्रकाश बोल दो, विजिबल लाइट बोल दो। ये कहलाएगा इंफ्रारेड, ये कहलाएगा इंफ्रारेड। और ये कहलाएगा माइक्रोवेव और इसके आगे इसको हम कहेंगे रेडियो वेव। मैं मुख्य आपको 7 भाग बताता हूं। इसको 7 भागों में हम इसको बांटते हैं जो कि वेवलेंथ के आधार पर बोल दो या फ्रीक्वेंसी के आधार पर या एनर्जी के आधार के ऊपर ये होता है। इसी के अंदर स्पेक्ट्रम को 7 भागों में बांटते हैं। तरंग दैर्ध्य देखें, अगर हम इनकी लेवल देखें तो यहाँ पे जो होती है ये लोवेस्ट वेवलेंथ होती है। ये क्या होती है?
लोवेस्ट वेवलेंथ, यानी सबसे कम वेवलेंथ इधर, और रेडियो वेव की सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। क्या होती है? हाईएस्ट वेवलेंथ। इसको शॉर्ट वेवलेंथ भी बोल देते हैं इसको। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इधर हाईएस्ट होती है। और एनर्जी की बात करें, एनर्जी भी क्या होगी? इधर हाईएस्ट एनर्जी होगी। कैसे? आपको पता है E इजिकल टू क्या होता है? C इजिकल टू एन लेमडा। C इजिकल टू क्या होता है? एन लेमडा, यानी लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन की। यहाँ पे एन क्या है? लेमडा तो तरंग दैर्ध्य हो गया, और एन क्या होगी? फ्रीक्वेंसी या आवर्ती। यानी जहां पर जो आवर्ती सबसे छोटी होगी वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो देखो गामा रेज की जो वेवलेंथ है या तरंग दैर्ध्य है ये सबसे छोटी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और आपको पता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच न्यू। E बराबर क्या होता है? एच न्यू, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? न्यू। या इसको न्यू बोल दो, या एन भी बोल सकते हो आप, या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। तो एनर्जी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी के समानुपाती। तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो एनर्जी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? एक्सरेज की होगी। किसकी होगी? एक्सरेज की होगी। अगर मैं इनकी आपको वेवलेंथ बताऊं, अलग अलग इनकी क्या वेवलेंथ होगी, किस रेंज के अंदर होगी, तो ये भी हम देख लेते हैं। देखिए गामा रेज की वेवलेंथ होती है 10 की घात -12 मीटर की होती है, या इसको हम लिख सकते हैं 0.01 एंगस्ट्रॉम से लेस देन 0.01 एंगस्ट्रॉम। यानी 0.01 एंगस्ट्रॉम से कम जो तरंग दैर्ध्य होगी वो किसकी होगी? गामा रेज की होगी। वो किसकी होगी? गामा रेज की होगी। और आपको जैसे कि पता है 10 की घात -12 मीटर ये किसकी कोटि होती है? इसके पास में कौन सी चीज होती है? तो वो होती है एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी किसी एटम का जो न्यूक्लियाई होता है, केंद्र होता है, उस केंद्र का व्यास कितना होता है? 10 की घात -12 मीटर की कोटि का होता है। आपको एक चीज और ध्यान देना है, वेवलेंथ होता है ये डिस्टेंस का प्रतीक होता है, ये दूरी का प्रतीक होता है। कैसे? ये एक वेव है, ये यहां से लेके यहां तक चलती है, तो इसको एक साइकिल पूरे होने को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो इतनी दूरी तय की, तो इसको हम क्या कहते हैं? मीटर में प्रदर्शित करते हैं, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में दूरी का प्रतीक होता है। तो दूरी, तो नाभिक का जो व्यास होता है, नाभिक किसी एटम के अंदर जो नाभिक होता है, जैसे ये कोई एटम है, इसके अंदर ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो इसका जो नाभिक का व्यास है वो 10 की घात -12 मीटर कोटि का होता है। तो गामा रेज होती है, गामा रेज की वेवलेंथ कितनी होती है? किसी एटम की न्यूक्लियाई या उसके केंद्रक की साइज के बराबर होता है, ये बराबर होता है। और एक्सरेज होता है, एक्सरेज की अगर हम वेवलेंथ देखें तो 10 की घात -10 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है। कितना होता है? 10 की घात -10 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है। या अगर इसको मैं रेंज के रूप में बताऊं तो ये हो जाएगा 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो रेंज होती है, ये क्या कहलाती है? ये एक्सरेज की वेवलेंथ है। कितनी? 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, ये दूरी, ये रेंज किसकी होती है? एक्सरेज की होती है। किसकी होती है? एक्सरे। इस वेवलेंथ के बीच के सभी एक्सरे फोटोन क्या कहलाएंगे? एक्सरे की रेंज में होंगे। इसमें होंगे एक्सरे की रेंज के अंदर। और अगर इसकी हम तुलना करें, हम जो जिन चीजों को हम जानते हैं कि किसके बराबर इसकी दूरी होती है, तो देखो नाभिक की मैंने बताई थी 10 की घात -12 मीटर व्यास इसका होता था। किसी एटम का व्यास होता है वो कितना होता है? वो लगभग 10 की घात -10 मीटर या एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है। तो ये किसके बराबर होगा? एक्सरेज की वेवलेंथ किसके बराबर होती है? लगभग एटम की साइज के बराबर होती है। किसी साइज के? लगभग एटम की साइज, या किसी एटम की जो अणु परमाणु, उस परमाणु की साइज के बराबर इसकी साइज होती है। के बराबर क्या होती है? इसकी साइज होती है। इसके बाद इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज होगी 10 की घात -10 से 10 की घात -8 मीटर तक। 10 की घात -8 मीटर तक ये कितनी होती है? ये होती है लगभग 100 एंगस्ट्रॉम से 3000 एंगस्ट्रॉम। 100 एंगस्ट्रॉम से 3000 या 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये जो रेंज होती है, ये रेंज क्या कहलाती है? अल्ट्रा वायलेट रेंज कहलाती है। ये क्या कहलाती है? अल्ट्रा वायलेट जो रेंज होती है वो ये रेंज कहलाती है।
ये जो इस रेंज के अंदर होती है, इसकी अगर हम तुलना करें तो जो एटम्स मिलकर आपस में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इस रेंज के अंदर ही होते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ के बनाते हैं, तो ये H2O, तो इसकी जो साइज होगी, ये साइज किसमें होती है, ये इस रेंज के अंदर होती है। किसमें होती है, इसी रेंज के अंदर होती है। इसके बाद विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का आपको पता है इसकी रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इसके अंदर आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है विब्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी जो दृश्य प्रकाश जो देखते हैं, हम व्हाइट लाइट देखते हैं, या इसको प्रिज्म की सहायता से 7 भागों में बांट लेते हैं, वो सभी क्या है, वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है। वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक भाग है। ओके, इसके बाद है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहां से शुरू होता है, 7000 एंगस्ट्रॉम से 1 मिलीमीटर या 10⁻³ मीटर के बीच की डिस्टेंस होती है, उनके बीच की जो रेंज होती है, ये रेंज क्या कहलाती है, ये इंफ्रारेड कहलाती है। ये क्या कहलाती है, इंफ्रारेड कहलाती है। देखिए 1 मिलीमीटर जो है बहुत ही छोटी जगह है, तो इसकी हम तुलना करें तो अगर किसी पिन पॉइंट, अगर मान लो कोई आलपिन है, उस पिन को अगर पेपर के ऊपर चुभोते हैं तो जितना छोटा सा गड्ढा बनता है, जो या किसी जो पिन है उसकी जो नोक है, उसकी साइज किस रेंज में होती है, इंफ्रारेड जो रेज होती है, इनकी वेवलेंथ की रेंज के अंदर इसके अंदर ये होती है। इसको हम कह सकते हैं पिन पॉइंट से इसकी हम तुलना कर सकते हैं। माइक्रोवेव 1 मिलीमीटर से 1 मीटर या 2 मीटर तक, मतलब इसकी मीटर तक रेंज होती है, 1 मिलीमीटर से मीटर तक रेंज। और इसकी हम तुलना करें तो ये हनी बी, मधुमक्खी या ह्यूमंस, हमारी जो हाइट है वो भी मीटर्स में होती है, तो मिलीमीटर से मीटर के बीच में, तो दोनों के एग्जांपल बता दिए। लोएस्ट बता दिया, जो मधुमक्खी जो हनी बी है वो कुछ मिलीमीटर बड़ी होती है और मानव की साइज मीटर के अंदर होती है, तो इसकी रेंज ये होती है। रेडियो वेव, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻³ मीटर या किलोमीटर के अंदर होती है। इसमें जैसे 1 किलोमीटर होगी, जैसे बिल्डिंग्स यानी 500 मीटर, 700 मीटर, 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग्स की, जैसे कुछ बिल्डिंग्स जो 1 किलोमीटर ऊंचाई की भी है, तो इसकी तुलना किसे कर सकते हैं, रेडियो वेव की बिल्डिंग से कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं, बिल्डिंग से कर सकते हैं। देखिए स्पेस से जो रेडिएशन आता है, उस रेडिएशन के अंदर कौन से रेडिएशन अपने पास उसके अंदर से आ सकते हैं, जो मतलब एनवायरमेंट, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है, इसके चारों तरफ ये एनवायरमेंट है, इस अर्थ के चारों तरफ एनवायरमेंट है। और सन से आने वाली रेज, जिसके अंदर ये सब कुछ होता है, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट या कॉस्मिक रेज जो स्पेस से दूसरी गैलेक्सी से आता है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं। लेकिन हमारा जो एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट को हर कोई सी रेज पेनिट्रेट नहीं कर सकती। जैसे एक्स रेज, गामा रेज पेनिट्रेट करके अर्थ पर नहीं आती है। अल्ट्रावायलेट रेज का कुछ पार्ट आ जाता है, और विजिबल रेज ये आती है तभी तो हमें दिखाई देता है, सन वगैरह सब कुछ चीजें दिखाई देती है। ये क्या करता है, ये पेनिट्रेट करके अर्थ के ऊपर आ सकता है। इंफ्रारेड पेनिट्रेट करके नहीं आ सकती, माइक्रोवेव नहीं आ सकती। इसके अलावा जो रेडियो वेव है ये पेनिट्रेट करके आ सकती है, तभी तो हम स्पेस के अंदर दूसरे सैटेलाइट वगैरह के ऊपर हम सिग्नल भेजते हैं। तो स्पेस से पेनिट्रेट होकर कुछ मात्रा में अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट आ सकती है, और रेडियो वेव पेनिट्रेट होकर आती है। बाकी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके हमारे तक ये नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे तक ये नहीं आते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया है। इसके अंदर ये चीजें होती है, मैंने बता दिया। देखिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी है, किसकी है, रेडियो वेव की। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। यदि लार्जेस्ट वेवलेंथ इसकी है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है और लोवेस्ट एनर्जी, रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होती है। गामा रेज क्या है, गामा रेज की वेवलेंथ क्या है, सबसे अधिक है, सॉरी वेवलेंथ सबसे कम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, एक्स रे, गामा रेज के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। यानी गामा रेज आपकी इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत होती है, ये बहुत बड़े जैसे स्टील की चादर वगैरह सब चीजों को ये क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है बहुत ज्यादा। इसको इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है।
रेडियोलॉजी के अंदर हम क्या क्या काम में लेते हैं? रेडियोलॉजी में हम गामा रेज काम में लेते हैं। रेडियोथेरेपी के अंदर जैसे हम लीनियर एसिलेटर वगैरह या कोवाल्ट 60 के द्वारा हम जो रेडियोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी के अंदर गामा रेज का उपयोग किया जाता है। ये नेचुरल कोवाल्ट 60 से नेचुरल गामा रेज काम में लेते हैं। और लीनियर एसिलेटर से हम क्या करते हैं? मेगा वोल्ट जितनी हम एनर्जी की हम क्या करते हैं? गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? एक्सरेज का उपयोग करते हैं। एक्सरेज के द्वारा डायग्नोस्टिक एनर्जी में क्या करते हैं? एक्सरेज काम लेते हैं। और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर हम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स देते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स ये होती है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये तीन चीजें ऐसी है, ये तीन जो स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट है जो हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हम इन चीजों को काम में लेते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये चीज हम काम में लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा मुझे कुछ चीजें आपको और बतानी है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है? देखिए मान लो कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, ये स्टैटिक है, स्थिर है, जैसे ये प्लस चार्ज है, तो इससे एक ही फील्ड संबंध होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम ई सदिश से दर्शाएंगे और इसकी दिशा किधर होती है? इसकी दिशा केंद्र से दूर की तरफ होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर ये प्लस है तो इसकी दिशा केंद्र से दूर होगी, और अगर ये माइनस प्रकृति का नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती है? अनंत से इसके केंद्र की ओर दिशा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है अगर इस चार्ज को ये स्टैटिक ना हो, ये स्थिर ना हो, ये मूव करे, ये अगर एक समान रूप से गति करता है, मान लो ये इधर से इधर गति करने लग जाए, इस कंडीशन के अंदर इसके सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही नहीं होता, इससे एक और फील्ड संबद्ध हो जाता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी सदिश। जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बी सदिश इसे कहा जाता है। इस बी सदिश की ये किस कारण से होता है? देखिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, किसी धारावाहिक कार के अंदर से अगर कोई चार्ज गमन करता है, एक मूव करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो एक रूल है जिसके अनुसार हम जो दाएं हाथ में थंब रूल के अनुसार अगर हम अंगूठे को दाएं की दिशा में रखें, आई की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या कहती है? मुड़ी हुई अंगुलियां आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी पहले अगर ये चार्ज यहाँ पे स्थिर है तब तो इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव फील्ड नहीं होगा, लेकिन अगर किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम किससे बताते हैं? हम इस रूल से बताते हैं कि अंगूठे को अगर हम धारा की दिशा में रखें तो मुड़ी हुई उंगलियां क्या बताती है? हमारे मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। किसको बताती है? मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश को बताती है। तो ये जब चार्ज जब मूव करेगा तो इसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ जाएगा, एक समान रूप से गति करते रहेंगे, तो ये ई और बी सदिश इसके साथ संबद्ध रहेंगे। क्या हो अगर आप इस चार्ज का सडन एक्सीलरेशन यानी त्वरण या डी एक्सीलरेशन यानी मंदन करें, मंदन यानी या तो आप इसको बहुत तेजी से स्पीड दो या इसको स्पीड वाले को अचानक से इसको रोको, तो इस त्वरण या मंदन से क्या होगा? इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजिंग आएगी, जिससे क्या होगा? इसकी एनर्जी के अंदर लॉस होगा। इसकी क्या होगा? इसकी एनर्जी के अंदर लॉस होगा, और ये एनर्जी के अंदर लॉस है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में दिखाई देता है। हमें क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में हमें ये शो होता है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। जैसे यहाँ पे इसका अचानक से मंदन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें मिलेंगी। इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पन्न हुई रेज ये क्या होती है? ये साइनोसॉइडल प्रकृति की होती है। कैसे? इस तरह से ये आपकी तरंग संचरण की दिशा है, ये आपकी तरंग संचरण की दिशा है। तो देखिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ब्लू लाइन से शो करें, इस ब्लू वेव से शो करें, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की सदिश। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा। ये रेड वाला क्या होगा? ये बी सदिश या चुंबकीय सदिश होगा। मतलब ये तरंग संचरण की, अगर ये ब्लैक वाला तरंग संचरण की दिशा को बताता है और ये ग्रीन वाला मार्कर पेन है ये अगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होगी। कैसे? अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये इसके 90 डिग्री पर है। अगले पल मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये नीचे की ओर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर की हो जाएगा, और ये तरंग संचरण की दिशा, यानी ये इसके चारों तरफ घूमता रहेगा और तरंग क्या होगी? आगे बढ़ती रहेगी। तो ये एक साइनसॉइडल प्रकृति है। एक और चीज, ये वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ये क्या होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ प्रकृति की। क्या होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की, यानी तरंग संचरण की दिशा इधर है और इसके जो सदिश है वो सदिश इसके 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं? दोलन कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं। वो तरंग क्या कहलाती है? वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जैसे साउंड वेव है, साउंड इधर जा रहा है और अगर मैं मुंह से बोल रहा हूं तो पार्टिकल को जो प्रेशर है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। यही तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कणों की जो उनका संचरण वो भी क्या होता है? एक ही दिशा के अंदर होता है। वो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है, लॉन्गिट्यूडिनल तरंग कहलाती है वो। एक और चीज, ये जो तरंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ये ड्यूअल नेचर दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं? ड्यूअल नेचर या द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का द्वैत प्रकृति। कैसे? ये वेव नेचर तरंग प्रकृति दर्शाती है। कब? जब आप इन वेव्स को देखोगे तो आपको एक अलग तरीके से अपना बिहेव शो करेगी, और आप जब इनको नहीं देखोगे तो अलग तरीके से शो करेगी। ये वेव नेचर दर्शाती है। कैसे? C क्या होता है? न्यू लेमडा या एन लेमडा, कुछ भी कह दो। यहाँ पे C क्या होती है? ये स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति होती है। क्या होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। या इसको आप और सोल्व करो तो ये कितनी हो जाएगी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। न्यू क्या है यहाँ पे? न्यू है फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और लेमडा क्या है यहाँ पे? लेमडा है वेवलेंथ। लेमडा क्या? वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, ये इसका यूनिट होता है हर्ज या किलो हर्ज। हर्ज यानी हर्ज इसकी क्या होती है? जो इसकी यूनिट होती है। वेवलेंथ इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो देखिए, कोई भी अगर तरंग होगी तो उस तरंग से संबंधित कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य जरूर होगी और उससे संबंधित फ्रीक्वेंसी जरूर होगी, जिसको हम C न्यू लेमडा के द्वारा दर्शा सकते हैं। या C क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे क्या होता है? न्यू इनवर्स, C एक कांस्टेंट है, इसलिए न्यू इनवर्स की प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? लेमडा। यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये होता है। दूसरी नेचर क्या होती है इसकी? दूसरी नेचर होती है इसकी पार्टिकल नेचर, यानी ये पार्टिकल के रूप में बिहेव करता है, जिसे हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इन क्वांटा या फोटोन की एनर्जी को E बराबर h न्यू से देते हैं। किसे देते हैं? E बराबर h न्यू। अगर न्यू की वैल्यू अगर अपन इस समीकरण से न्यू बराबर C अपॉन लेमडा इसके अंदर रखें तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। कैसे? न्यू की जगह तो C अपॉन लेमडा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc अपॉन लेमडा। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc अपॉन लेमडा। यहाँ पे h भी कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.24 अपॉन लेमडा। इससे एनर्जी क्या आएगी? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ऐसा सा सूत्र हमने अभी जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर, वहां पे पढ़ा था हमने कि 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक्स रे फोटोन लो तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से कितने लाइट फोटोन इमिट होंगे। उसकी जब इंटरनल इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी 5% हो तो ये यहाँ पर H क्या है? H यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। क्या? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.64 गुणा 10 की घात -34 जूल इनटू सेकंड होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.64 गुणा 10 की घात -34 जूल इनटू सेकंड होती है। ये क्या होती है? ये पार्टिकल नेचर में क्वांटा या फोटोन के रूप में अपनी नेचर शो करती है, जो एनर्जी के बंडल्स के रूप में होते हैं, और इन एनर्जी बंडल्स की एनर्जी हम E इक्वल टू h न्यू या h अपॉन लेमडा के द्वारा हम बता सकते हैं। तो ये आज का चैप्टर कंप्लीट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कल सुबह एक नए चैप्टर के साथ मैं जल्दी आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।